Namaste everyone. As a lawyer or as a student, if one is not well versed with the principles of res judicata, it would be very difficult for him or her to understand civil matters, to deal with civil matters, especially civil matters. वैसे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होता है, क्रिमिनल मैटर्स में भी अप्लाई होता है, टैक्स मैटर्स में अप्लाई नहीं होता, टैक्स प्रोसीडिंग्स में अप्लाई नहीं होता। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी सब्सिक्वेंट सूट मेंटेनेबल होगी, कौन सी सब्सिक्वेंट सूट बार्ड है रेस जुडिकाटा से। तो टुडे इन टुडेज टॉक आई डील विद रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा along with case laws and illustrations. तो लेट्स स्टार्ट। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा डिफाइन करते हैं। तो सेक्शन 11 क्या कहती है? व्हाट सेक्शन 11 सेज? रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल जो है ये इनंसिएट हुई क्योंकि पब्लिक पॉलिसी की जो प्रिंसिपल है, पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। सपोज एक डिसीजन मेरे फेवर में नहीं गया और मैं कहता हूं कि ये डिसीजन इरोनियस है और फिर मैंने सब्सिक्वेंट सूट भी फाइल कर दी। अगेन वो डिसीजन किसी और के फेवर में गया, नहीं गया, उसने सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दी। तो प्रोसीडिंग्स कभी भी एंड नहीं होगा। इट विल नेवर रीच टू फिनालिटी। नो पर्सन कैन बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। नो पर्सन कैन हैव अ सेकेंड बाइट एट द सेम चेरी। नो पर्सन कैन हैव। तो ये रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 क्या कहती है कि वंस अ मैटर इन इश्यू, मैटर इन इश्यू मीन्स विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू, नॉट कोलैटरली एंड इंसिडेंटली। When a matter which is directly and substantially in issue between same parties heard and decided by a competent court, no party can be permitted to reopen it in subsequent proceedings. This is what res judicata is. कि जब एक मैटर इन इश्यू जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू है उसको एक कोर्ट ने हर्ड सुनकर फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो सब्सिक्वेंट सूट जो होगी वो मेंटेनेबल नहीं होगी उसी कॉज ऑफ एक्शन पर जिसको डिसाइड किया जा चुका है। इसको मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बेयर एक्ट में जो वर्ड यूज किया गया है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू। ठीक है, ये लॉयर्स को भी बड़ी कंफ्यूजन होती है, लॉ स्टूडेंट्स को भी बड़ी कंफ्यूजन होती है किसमें कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू का क्या मतलब है, कौन से डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होंगे, कौन से मैटर इन इश्यू और कौन से कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इश्यू होंगे। मैटर इन इश्यू कहने का मतलब है कि जिस पर जो क्लेम किया गया है, जैसे कि सपोज मैंने क्लेम करा, मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने टेनेंट को कहा रेंट के लिए क्लेम करा, टेनेंट ने कहा देयर इज नो रेंट ड्यू, देयर इज नो रेंट ड्यू। तो क्लेम ऑफ रेंट जो है ये एक्चुअली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू है। यहां पर ये जो क्लेम है ये कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे मैंने एक पजेशन सूट फाइल करा तो ये जो पजेशन है ये दिस इज कॉज ऑफ एक्शन, पजेशन इज हियर कॉज ऑफ एक्शन। अब इसमें क्या है कि कितने ग्राउंड्स हो सकते हैं, कई ग्राउंड्स पर पजेशन क्लेम की जा सकती है। एयरशिप पर की जा सकती है, सेल डीड से की जा सकती है, विल के बेसिस पे की जा सकती है, पार्टीशन के बेसिस पे की जा सकती है, और भी कई सारे एडवर्स पजेशन के ऊपर किया जा सकता है। तो ये समझना यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू क्या है और कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इश्यू क्या है। तो जब मैटर इन इश्यू में जो कोलैटरली और इंसिडेंटली इश्यू में होगा वहां पर इट विल नॉट बी बार्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। वो जो मैटर्स होंगे वो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं होंगे, लेकिन जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू होगा वो रेस जुडिकाटा से बार्ड होंगे आफ्टर जब मैटर इज फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय द कोर्ट। राइट? कैसे? अब डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू को भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज एक्चुअली इन इश्यू एंड अदर इज कंस्ट्रक्टिवली इन इश्यू। एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11। तो अब एक्चुअली इन इश्यू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेंट का, क्लेम ऑफ रेंट,
दिस इज एक्चुअली इन इश्यू। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज मैंने एक पोजेशन सूट फाइल करा, एक टाइटल सूट मैंने फाइल करा, वो लीज डीड के ऊपर है, ठीक है। जो दूसरी पार्टी है उसने कहा कि नो, लीज डीड इज नॉट जेन्युइन एंड दैट प्ली इज एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट। कोर्ट ने उस प्ली को एक्सेप्ट कर लिया और डिसाइड किया कि सेल डीड इज नॉट जेन्युइन, सेल डीड इज फिक्टिशियस, राइट। अब उसी सेल डीड के बेसिस पर इफ आई क्लेम टाइटल इन सम अदर प्रॉपर्टीज ऑन बेसिस ऑफ सेम सेल डीड, उस प्रॉपर्टी के लिए नहीं जिस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग पहले डिसीजन आ चुकी है, तो वो जो मैटर है दिस इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू। कैसे? एक्चुअली डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू। तो ये भी बार्ड होगा रेस जुडिकाटा से। दिस इज बार्ड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा। अब मैं बताता हूं कंस्ट्रक्टिवली, जैसे एक्चुअली डिफाइन हो गया, अब कंस्ट्रक्टिवली में क्या आएगा। कंस्ट्रक्टिवली में जैसे मैंने पोजेशन सूट फाइल करा, ठीक है। अब पोजेशन सूट मैंने फाइल करा ऑन बेसिस ऑफ सेल डीड, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, सूट डिसमिस कर दी, डिसीजन फाइनल हो गया, एंड हो गया लिटिगेशन का। लेकिन अब फिर मैंने क्लेम कर लिया एडवर्स पोजेशन पर, ऑन बेसिस ऑफ एडवर्स पोजेशन, वो भी सूट डिसमिस हो गया। क्यों? क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ रिस जुडिकाटा से बार्ड होगा, क्योंकि पोजेशन सूट मैंने फाइल कर लिया था। अगर ये ग्राउंड जैसे एडवर्स पोजेशन का ग्राउंड है, या विल के ऊपर की वसीयत में मुझे मिली थी, या फिर दूसरे ग्राउंड्स हैं कि एयरशिप है मेरी, मैं एयर हूं, इसका उत्तराधिकारी हूं, या फिर कोई और ग्राउंड पार्टीशन से मुझे ये मिला है, तो इस तरह के जितने ग्राउंड्स हैं विच माइट एंड आउट टू हैव बीन रेज्ड, जो कि उस वक्त रेज किया जा सकता था जब पोजेशन सूट फाइल की गई थी, उस वक्त भी ये सारे ग्राउंड्स रेज किए जा सकते थे। लेकिन अगर आपने ये रेज नहीं करा उस वक्त पोजेशन सूट में, तो अब आपको दोबारा इसको रेज करने का मौका नहीं मिलेगा इन सब्सिक्वेंट सूट। फॉर्मर सूट और सब्सिक्वेंट सूट, ये दो पार्ट में डिवाइड समझिए रेस जुडिकाटा को। फॉर्मर सूट जो डिसाइड हो गया, सब्सिक्वेंट सूट जो फाइल किया गया है, तो ये ग्राउंड्स जो हैं ये रेज किए जा सकते थे, लेकिन ये ग्राउंड उस वक्त रेज नहीं किए गए, विच माइट एंड आउट टू हैव बीन रेज्ड। अगर उस वक्त रेज किए जाते तो इस पर भी डिसीजन आती, कोर्ट की फाइंडिंग्स आती, लेकिन कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दे दी थी और आपने ये चूंकि ये ग्राउंड्स आपने रेज नहीं करे, कॉज ऑफ एक्शन पोजेशन ही है, तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज के बीच में जो मैटर हर्ड हो हियर सुने जा चुके हैं, डिसाइड किया जा चुका है, वेयर देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन, तो वो दोबारा से नहीं सुने जाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिवली, ये डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इश्यू हुआ, तो ये भी बार्ड होंगे रेस जुडिकाटा से। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम आते हैं, देखिए कॉज ऑफ एक्शन की बात। जैसे यहां पर पोजेशन सूट है, अब सपोज मान लीजिए कि दूसरा सूट मैंने फाइल किया मीन प्रॉफिट के लिए, तो अब यहां पर दो कॉज ऑफ एक्शन हो गए। एक पोजेशन सूट हो गया, एक पोजेशन है कॉज ऑफ एक्शन जो फर्स्ट सूट मैंने फाइल करा था, और जो डिसमिस हो गया दूसरा मैंने करा मीन प्रॉफिट के लिए फाइल। तो ये पोजेशन और मीन प्रॉफिट ये दो सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, ये रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं होगा। इट विल नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। ये कैसे बार्ड होगा? जो डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है वो ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी, ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी से बार्ड होगा ये। तो सेम कॉज ऑफ एक्शन बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन बार्ड बाय ऑर्डर 2 रूल 2। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जैसे सपोज मैंने एक मैंने रिकवरी सूट फाइल करा। अब रेस जुडिकाटा टेक्निकल ग्राउंड्स पर काम नहीं करती, टेक्निकल ग्राउंड्स पर बार्ड नहीं होते। जैसे कि एक कंपनी ने रिकवरी सूट फाइल करा किसी के अगेंस्ट मनी, उसमें वो उसकी रिकवरी करानी थी, रिकवरी ऑफ मनी के लिए 5 लाख रुपए रिकवर करने थे, बट कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया ऑन ग्राउंड की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, सूट डिसमिस कर दी। अब दोबारा कंपनी रजिस्टर्ड, उसने खुद को रजिस्टर करा करके फिर से वो रिकवरी के लिए क्लेम करा, सूट फाइल करी, तो वो मेंटेनेबल होगी, वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से बार्ड नहीं होगी। क्योंकि वाई? बिकॉज दैट फॉर्मर सूट वॉज डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स की कंपनी की रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस टेक्निकल ग्राउंड पे डिसमिस किया गया था। लेकिन अगर सपोज मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल करा,
मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए फाइल करा, सूट डिसमिस हो गई, उसके बाद फिर मैंने डैमेजेस के लिए क्लाइम करा, अगर सब्सिक्वेंट सूट फिर मैंने फाइल करा डैमेजेस फॉर द सेम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन दैट सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। क्योंकि ये जो डैमेजेस है ये उस वक्त भी क्लेम किया जा सकता था, ये ग्राउंड जो है ये ग्राउंड उस वक्त भी रेज किया जा सकता था, तो सब्सिक्वेंट सूट में ये बार्ड होगा रेस जुडिकाटा का, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्स देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, नहीं तो लिटिगेशन चलती रहेगी, दूसरी पार्टी कहेगी डिसीजन इरोनियस है, मेरे फेवर में नहीं है, मैं जा रहा हूं कोर्ट, तो इस तरह से कभी डिसीजन कभी लिटिगेशन कभी खत्म ही नहीं होगी। वेल, लेट्स मूव टू अदर पार्ट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहां कहां एप्लीकेबल होंगी, कहां कहां नहीं होंगी। Does doctrine of first question, does doctrine of res judicata apply to writ proceedings? Answer is yes. Doctrine of res judicata writ proceedings के ऊपर भी अप्लाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ ऑल्सो, दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, laid down by the law laid down by the Supreme Court. दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, जैसे मान लीजिए कि अगर एक रिट पिटीशन फाइल हुई, ठीक है, हाई कोर्ट में फाइल हुई अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन डिसमिस्ड बाय हाई कोर्ट, ऑन सेम कॉज ऑफ एक्शन एक रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, बिफोर सुप्रीम कोर्ट इट फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वो मेंटेनेबल होगी? नहीं, वो मेंटेनेबल नहीं होगी। रिट पिटीशन में भी रेस जुडिकाटा, रिट पिटीशन बार्ड होती है रेस जुडिकाटा से। इट इज हेल्ड इन दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस के केस में यहां पर डिफरेंट फाइंडिंग है। रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस के केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो अप्लाई नहीं होती है, राइट। रिट प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकाटा अप्लाई होती है, बट रिट ऑफ हेवियस कॉर्पस में अप्लाई नहीं होती है। इसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इलीगल डिटेंशन है उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसकी जो लीगैलिटी है, वो हर घंटे, हर मिनट, हर दिन बदल सकती है। उसका जो वो पोजीशन चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि आज अगर डिटेंशन लीगल है तो कल वो इलीगल नहीं हो सकता है, वो हो सकता है इलीगल हो वो। इसलिए रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जो कि रॉन्गफुल डिटेंशन, इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट जो रिट फाइल की जाती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो मेंटेनेबल, वो बार्ड नहीं होगा रेस जुडिकाटा से। अगर रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस पिटीशन को हाई कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर वो रिट पिटीशन डिसमिस कर दी है, तो भी अनदर रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस विल बी मेंटेनेबल, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट। नाउ मैं अब आपको कुछ और डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं और जो एप्लीकेबिलिटी है रेस जुडिकाटा की, उसको मैं बताता हूं आपको अलग अलग क्वेश्चन से, और साथ के जो केस लॉज हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट, अनदर वन इज, डज प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई बिटवीन को डिफेंडेंट्स? यस, को डिफेंडेंट्स के बीच में अप्लाई होती है रेस जुडिकाटा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने स्यू करा, 3 लोगों को स्यू करा मैंने, ए बी सी, मैटर है इंटरप्रिटेशन ऑफ विल को लेकर के मैटर है। तो जो डिफेंडेंट्स हैं वो ए बी सी तीनों डिफेंडेंट्स हैं। अब कोर्ट ने विल की इंटरप्रिटेशन कर दी। अब ए बी सी जो इंटरप्रिटेशन हो गई वो फाइनल है। अब जो को डिफेंडेंट्स हैं, अब उनके बीच में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। अगर वो सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम पॉइंट फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ विल अगर वो फाइल करते हैं, तो को डिफेंडेंट्स के बीच में भी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है। यहां पर मैं ये भी बता देता हूं, जैसे कि सपोज मैंने अगर पार्टी सेम नहीं हो, जैसे सपोज मैं लैंडलॉर्ड हूं, ठीक है, या फिर सपोज मुझे लग रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम, उसमें टाइटल के लिए क्लेम करा, मैंने बी से मैंने क्लेम करा। बी ने कहा कि आप ओनर नहीं है, सी ओनर है कोई, बी ने ऐसा कहा। तो अब अगर अगला सूट अगर सी के अगेंस्ट होगा तो वो मेंटेनेबल होगा, क्योंकि जो मैंने फाइल करा था पहले वो बी के अगेंस्ट करा था, ठीक है। तो ये यहां पर पॉइंट है। नेक्स्ट है कि डज डॉक्ट्रिन ऑफ अप्लाई इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अप्लाई होता है डॉक्ट्राइन, यस। इसमें केस लॉ है मोहन लाल गोयनका वर्सेस विनय कृष्णा मुखर्जी।
बिफोर सुप्रीम कोर्ट, मोहनलाल गोयनका वर्सेस विनय कृष्णा मुखर्जी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई होती है। बाद में सब्सिक्वेंटली इन ईयर 1976 में जो अमेंडमेंट हुई सीपीसी की, तो उसमें एक्सप्लेनेशन 7 ऐड करके ये कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई इन execution proceedings. Right, next question is, does doctrine apply to different stages of same suit? Yes, different stages of same suit में डॉक्ट्राइन अप्लाई होता है। ये किस केस में कहा गया था? ये केस है सत्य ध्यान घोषाल वर्सेस देवरंजन देवी। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई होती है डिफरेंट स्टेजेज ऑफ सेम सूट। Does doctrine of res judicata apply in tax proceedings? No. Doctrine of res judicata tax proceedings में अप्लाई नहीं होती है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? CIT वर्सेस दुर्गा प्रसाद के केस में कहा था। Does doctrine apply if previous suit was dismissed for default? नहीं, dismissed for default means तो उसमें अप्लाई नहीं होती है, क्योंकि यहां पर मैटर हर्ड नहीं हुआ ना। नो मैटर इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। वो तो डिसमिसल इन डिफॉल्ट की वजह से, तो मैंने पहले भी डिस्कस करा कि ये डॉक्ट्राइन जो है टेक्निकल ग्राउंड्स पर अप्लाई नहीं होती है। तो यहां पर जो मैटर जो विच इज नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बिकॉज ऑफ डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट, ये केस है शिवदान वर्सेस दरियाओ। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन करा था। डज डॉक्ट्राइन अप्लाई इन केस ऑफ कंसेंट डिक्री? नो, दिस डॉक्ट्राइन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ कंसेंट डिक्री। ये डिसाइड करा था सुप्रीम कोर्ट ने सुब्बाराव वर्सेस जगंधा राव के केस में ये अप्लाई करा था कि कंसेंट डिक्री में भी नहीं होगा, बिकॉज सेक्शन 11 सीपीसी ये कहती है कि मैटर विच इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, बट इन द केस ऑफ कंसेंट डिक्री मैटर हैज नॉट बीन हर्ड और फाइनली डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो ये था रेस जुडिकाटा और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अगर यहां पर जैसे ये हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड वाले केस में रेस जुडिकाटा आती है, और जिसमें पेंडिंग होगी, जो सूट पेंडिंग है, जैसे सपोज अपील में पेंडिंग है या फिर रिवीजन में पेंडिंग है, वहां पर ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। वहां पर रेस सब जुडिस प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो कि सेक्शन 10 सीपीसी है। जो पेंडिंग सूट है, जो सूट फाइनली डिसाइड हो गया, उसमें सेक्शन 11 अप्लाई होता है, रेस जुडिकाटा सीपीसी सेक्शन 11 सीपीसी। और जो सूट पेंडिंग है अपील में, रिवीजन में, कहीं भी पेंडिंग है, तो वहां पर सेक्शन 10 सीपीसी अप्लाई होता है, रेस सब जुडिस। राइट, दैट्स ऑल। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज टॉक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।